नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, संविदा शिक्षक वर्ग 1 और 2, एमपीपीएससी आदि समस्त मध्य प्रदेश की परीक्षा जो कि व्यापम द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका नाम एमपीपीएस भी किया गया है। इसके लिए आवश्यक सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न, स्टैटिक जीके से प्रश्न लेकर आए हैं साथियों आपके लिए। क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और इसी प्रैक्टिस को लेकर आपके सामने आए हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है साथियों, स्टैटिक जीके 41 का। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्नों को साथियों। क्या प्रश्न है आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में? देखिए पहला प्रश्न साथियों, राज्यपाल का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राज्यपाल का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है साथियों? किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। किसके प्रति होता है साथियों? राष्ट्रपति के प्रति होता है राज्यपाल का उत्तरदायित्व, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूथोपिया किसे कहते हैं? अत्यधिक कुपोषण के कारण साथियों भारत का यूथोपिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूथोपिया? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसे? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला? श्योपुर जिला कुपोषित जिले के अंतर्गत आता है साथियों। ध्यान रखिएगा, श्योपुर का नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश परीक्षाओं के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? हॉकी खेल से संबंधित प्रश्न है साथियों, जो कि स्टैटिक जीके में एमपी एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। तो हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित तो नहीं है औपचारिक तौर पर, लेकिन माना जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, प्रश्न देखिए साथियों, हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मैच किस वर्ष खेला गया था? तो किस वर्ष खेला गया था साथियों? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात हो रही है, तो ये हुआ था साथियों 1985 में। 1985 26 जनवरी 1985 को हुआ था साथियों। और वेल्स, देशों के नाम क्या थे? वेल्स और आयरलैंड के मध्य यह मैच खेला गया था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए देशों के नाम तो वेल्स और आयरलैंड के मध्य यह मैच आयोजित हुआ था 26 जनवरी 1895 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा किसे दी जाती है, या प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन के देखिए साथियों, कपिल मुनि, गौतम बादरायण और शंकराचार्य ऑप्शन में है आपके। तो आपका उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी WTO की स्थापना? तो 1995 में हुई थी साथियों। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, 1995 में हुई थी WTO की स्थापना। कब? 1 जनवरी 1995। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गेट के नाम से जाना जाता था साथियों, GATT के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन के नाम से जाना जाता था इसे। और इसकी स्थापना कब हुई थी गेट की साथियों? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी साथियों इसकी स्थापना गेट की। इसके बाद में इसे क्या कर दिया गया? 1995 में इसका नाम बदलकर नए रूप में प्रस्तुत किया गया, WTO के रूप में। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देखने को मिल गए एक ही प्रश्न में। एक, WTO की स्थापना पता चल गया, इसका पूर्व नाम क्या था WTO का वो पता चल गया। फिर आपको एक प्रश्न गेट के बारे में मालूम पड़ गया कि कब स्थापना हुई थी। इस तरह से आपके 2 से 3 प्रश्न लगभग एक प्रश्न के अंदर हो चुके हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, फीफा का मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय, खेलों से संबंधित प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है एमपी एग्जाम्स में, जो कि महत्वपूर्ण पोर्शन है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कहाँ पर है फीफा का मुख्यालय? आपको बताना है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों। ये है ज्यूरिक में। कहाँ पर? ऑप्शन बी होगा, ज्यूरिक में है फीफा का मुख्यालय। ध्यान रखिएगा साथियों, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था साथियों? चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? बचपन में क्या नाम था चाणक्य का? तो साथियों बचपन में इनका नाम विष्णुगुप्त था। क्या था साथियों? विष्णुगुप्त इनका बचपन का नाम था।
और इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, लेकिन बचपन में क्या नाम था? विष्णुगुप्त। और इन्होंने कहाँ पर अध्यापन कार्य किया था साथियों? तक्षशिला में। और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट बनाया। और क्या किया साथियों? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और इनकी तुलना किससे की जाती है? चाणक्य की तुलना की जाती है। किससे की जाती है साथियों? चाणक्य की तुलना तो मैकियावेली से की जाती है। और इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी तुलना किससे करते हैं? मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से। चलिए साथियों, यहाँ पर भी आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? क्या है साथियों प्रश्न? मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों आरबीआई द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मौद्रिक नीति का निर्माण? आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। और इसके बारे में स्वतंत्रता के समय इसके गवर्नर कौन थे साथियों? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी आपको 3-4 प्रश्न बता दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत के से सर्वाधिक सदस्य थे? साथियों पूछा गया है प्रश्न में कि संविधान सभा जो गठित की गई थी 1946 में, तो उसमें कौन से प्रांत से सबसे ज़्यादा सदस्य थे? तो साथियों ये थे संयुक्त प्रांत से। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा सदस्य मौजूद थे या उपस्थित थे संविधान सभा में। कहाँ से थे? संयुक्त प्रांत से थे। ध्यान रखिएगा साथियों, संविधान सभा से काफ़ी प्रश्न बनते रहते हैं। आगे बढ़िए साथियों। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? तो ये मुख्यालय है इसका दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में है इसका मुख्यालय। कहाँ पर है? दिल्ली में मुख्यालय है राष्ट्रीय शेयर बाजार का। अर्थशास्त्र से भी प्रश्न आते हैं, आपके सिलेबस में है। सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अपने अपने एग्जाम्स के सिलेबस आपको पता होने चाहिए कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करना ज़्यादा उचित होता है परीक्षा की। चलिए आगे देखिए साथियों। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब अनुच्छेद पूछा गया है, संविधान के किस आर्टिकल या अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो साथियों किस में दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 123 में। किसमें? अनुच्छेद 123 में। 1 2 3। अनुच्छेद 213 में किसकी है साथियों? राज्यपाल की है। किसकी? राज्यपाल की है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अध्यादेश जारी करने के संबंध में प्रावधान 213 में किसका है? राज्यपाल का है। संविधान के, भारतीय संविधान की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका इतिहास से संबंधित प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि को प्रथम बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी किसने? यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता है आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को प्रथम बार किसने पढ़ा था? तो कौन था साथियों जो ब्राह्मी लिपि को प्रथम बार पढ़ा था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन था साथियों? जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था अशोक के शिलालेखों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? बैंकिंग से संबंधित प्रश्न भी जरूर आते हैं एग्जाम में। तो प्रथम बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था साथियों 1969 में। 1969 में प्रथम बार हुआ था। और डेट क्या थी साथियों? 19 जुलाई को हुआ था। 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और बैंक कितनी थी साथियों? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और अगर पूछा जाए आपसे, पूछा जाए कि दूसरी बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था साथियों। 1980 में, 1980 में। और कितनी बैंक थी? 6 बैंक थी। प्रथम बार राष्ट्रीयकरण 1969 14 बैंक, और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में 6 बैंक के साथ। चलिए आगे बढ़िए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है उच्च न्यायालयों की साथियों? वर्तमान में 25 है। कितनी है? 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए।
आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है साथियों? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची में आता है साथियों। किसमें? समवर्ती सूची का विषय है, जिसके अनुसार पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, या कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के महल का उत्खनन कार्य में किया था? तो साथियों कौन था वो? कौन था? जेम्स प्रिंसेप, सॉरी साथियों, जेम्स प्रिंसेप, स्नूपर महोदय। कौन था? स्नूपर महोदय, माफ कीजिएगा। स्नूपर महोदय जी ने पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के महल को प्रकाश में लाने का काम किया था। कौन था? स्नूपर महोदय। स्नूपर महोदय है साथियों। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है? कौन सा है साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण? समाजवादी है, मिश्रित है, गांधीवादी या स्वतंत्र? तो साथियों इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था जब प्लानिंग शुरू की गई थी स्वतंत्रता के बाद में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हुए थे भारतीय नियोजनकर्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न राष्ट्रपति जी से संबंधित है। महामहिम राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है? अधिकतम सीमा पूछी गई है साथियों। एक बार में 6 माह के लिए लगता है वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न ध्यान से पढ़े जाने योग्य है। यहाँ पर अधिकतम सीमा पूछी गई है। अधिकतम सीमा मतलब अधिकतम कितनी साल तक लगाया जा सकता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 साल तक के लिए जारी रखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शहर में हुई थी? कौन से शहर में हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? तो साथियों ये हुई थी पंतनगर में। कहाँ पर? पंतनगर में हुई थी। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मालवा को जीतने वाला, साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, मालवा को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन के हिसाब से देखिए साथियों, ऑप्शन इसके उत्तर का निर्धारण ऑप्शन करेंगे साथियों। तो इसमें से कौन होगा? क्योंकि ऑप्शन ही निर्धारण करेंगे इस प्रश्न का। आपने जो पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका निर्धारण सटीक उत्तर क्या होगा इसका निर्धारण ऑप्शन करते हैं। तो इसका उत्तर आप साथियों होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही प्रथम बार मालवा, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में विजय प्राप्त की थी या जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए साथियों। संविधान लागू होने के बाद 2020 तक कितनी बार वित्त आयोग का गठन किया गया है? साथियों ये प्रश्न भी आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर 2020 तक पूछा गया है, तो कितने वित्त आयोग गठित किए गए हैं? तो साथियों 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके थे 2020 तक। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? एन.के. सिंह थे। कौन? एन.के. सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और आपसे पूछा जाए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के.सी. नियोगी 1951 के आसपास गठित किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और 15वें के अध्यक्ष कौन होंगे? एन.के. सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नेपानगर। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेपानगर की प्रसिद्धि का कारण क्या है साथियों? क्या कारण है इसका? इसका कारण है साथियों अखबारी कागज। अखबारी कागज उत्पादन के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। बुरहानपुर में है साथियों नेपानगर, ध्यान रखिए। और अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है साथियों, लॉर्ड रिपन। किसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की थी। 1959 2 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? कौन सा क्षेत्र है जहां पर प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी? प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ साथियों। आदमी काम पे तो लगा रहता है, लेकिन उसका काम पे लगे रहना या ना रहना
उससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब उसकी सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है प्रछन्न बेरोजगारी में। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए प्रश्न किस बेरोजगारी में उत्पादकता शून्य होती है कार्य में लगे व्यक्ति की, तो प्रछन्न बेरोजगारी उत्तर होगा। और यहाँ पर आपका उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। साथियों, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र उत्तर होगा। क्योंकि कृषि में जहाँ 2 आदमी काम कर सकते हैं वहाँ आपको परिवार के 3 या 4 लोग लगे दिखाई देंगे, जहाँ पर कि उनकी आवश्यकता नहीं है, 2 व्यक्ति ही काम पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी क्या कहलाती है साथियों? प्रछन्न बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, शक संवत के प्रवर्तक कौन थे साथियों? शक संवत के प्रवर्तक कौन थे साथियों? कनिष्क प्रथम। कौन थे? कनिष्क प्रथम। 78 एडी में की जो इनकी सिंहासन आरूढ़ हुए थे, मतलब सिंहासन पर बैठे थे ये 78 एडी में, तब से इन्होंने शक संवत को जारी किया था। तो इसलिए प्रवर्तक कौन होंगे? कनिष्क प्रथम। और किस वंश के शासक थे साथियों? ये शासक थे कुषाण वंश के। और इनके यहाँ कौन रहते थे? इनके यहाँ भी 9 रत्न रहते थे। जैसे नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे जो इनके दरबार में रहते थे, और पतंजलि, ऐसे 9 रत्न इनके दरबार में भी रहते थे। और बाकी 9 रत्न अकबर के दरबार में भी आपको 9 रत्न मिलेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न मिलेंगे आपको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन थे? कालिदास जी रहते थे, 9 रत्न में शामिल थे। वराहमिहिर थे, धन्वंतरी थे, घटप्ररख थे, और शंकु थे, बेताल थे। इस तरह से 9 रत्न रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय साम्राज्य किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था साथियों? किसने किया था पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी उत्तर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था कौटिल्य की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, इनमें से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था साथियों? अंतिम मौर्य सम्राट तो बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट, जिसे पुष्यमित्र शुंग जो कि इसका सेनापति था, इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। इससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित रहा है। ये भी विदिशा को राजधानी बनाया था। इसका पुत्र उसका प्रशासक था, विदिशा का प्रशासक था। और मालविका अग्निमित्रम में इसकी कहानी मिलती है अग्निमित्र की आपको, जो कि कालिदास द्वारा रचित है या कालिदास ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी? कितनी थी साथियों? 15 महिला सदस्य थी। जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें 15 महिला सदस्य थी। 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो गठित हुई थी सभा। चलिए अगला देखिए, किस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? किस काव्य शैली में प्राचीनतम काव्य शैली का साथियों, किस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है साथियों? किसमें मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 76 में। किसमें साथियों? अनुच्छेद 76 में। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है साथियों? पाटन में है। पाटन कहाँ पर है? गुजरात। पाटन गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किसे कहा है साथियों? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 इसका क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है 5 प्रकार की अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? कहाँ पर है? सिरोही में है। सिरोही कहाँ पर है? राजस्थान में, आबू पहाड़ियों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1935 एक्ट के तहत स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? मॉरिस गवेयर। क्या था? मॉरिस गवेयर था। 1935 के तहत जो 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था, उसके प्रथम
मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गवेयर। और एलिजा एम्फे कौन थे? कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित किया गया था, उसके ये न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्फे थे। और उसमें कुल मिलाकर 3 न्यायाधीश थे। 1773 की बता रहा हूँ, उसमें आपको एलिजा एम्फे मिलेंगे मुख्य न्यायाधीश। और 1937 में जो गठित हुआ था वो मॉरिस गवेयर थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। काला पेगोड़ा किसे कहा जाता है साथियों? काला पेगोड़ा किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पेगोड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सांगला घाटी कहाँ स्थित है? सांगला घाटी साथियों ये स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सांगली की बात करें तो सांगली महाराष्ट्र में है साथियों। सांगली की बात करें तो सांगली महाराष्ट्र में है। और सांगला घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपका उत्तर होगा। यहाँ पर एक मात्रा से राज्य बदल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इजी क्वेश्चन है साथियों, नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बेला डीला खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? किसके लिए है? लौह अयस्क। और कहाँ पर है साथियों? कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और सबसे बड़ी एशिया की मशीनीकृत खान मानी जाती है। मशीनीकृत खदान एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है बेला डीला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार कौन से पठार का विस्तारित रूप है? किस पठार का विस्तारित रूप है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित रूप है, जो मालदा गारो गैप के द्वारा, किसके द्वारा? मालदा गारो गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो जाता है। कहाँ पर? बंगाल के पास। चलिए आगे देखिए साथियों। अगला है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। क्या कहते हैं? स्वतः कृष्य मृदा, या स्वतः जुताई वाली मृदा, या कपासी मृदा, या चेरनोजम भी कहा जाता है। कैल्शियम की अधिकता के कारण चेरनोजम भी कहा जाता है इसे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 41, लास्ट क्वेश्चन है साथियों। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? साथियों किस पर है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना? चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर। ये थे साथियों आपके लिए जीके 41, स्टैटिक जीके 41, जो कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।